जय हिंद, गुड मॉर्निंग आप सबको। गुड मॉर्निंग सबको। कैसे हैं आप सब? बहुत अच्छे से होंगे आप सब, अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे और स्वस्थ होंगे। आपका प्यार बहुत अच्छा मिल रहा है और ऐसे ही मिलता रहे। वीडियो को, जो हमारी क्लास है, उसको अच्छे से देखते रहे और अपना जो है ज्ञान बढ़ाते रहिए। आज फिर हम एक नई क्लास के साथ हैं। इस सेशन को फटाफट अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और अधिक से अधिक स्टूडेंट्स को ऑनलाइन जोड़िए, ठीक है। हाँ, तो अब हमारा आज फिर एक नया सेशन है और आज उम्मीद यही करते हैं कि आज हमारा जो सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम जो हमने चालू किया था, वो ख़त्म हो जाएगा, यानी पूरा हो जाएगा। इस चैप्टर के अंदर हमने वो चीज़ों पे ज़्यादा फोकस किया है जो एग्जाम में अक्सर आती हैं। बहुत सारी ऐसे अभी जो है टॉपिक है जो किसी काम के नहीं है, तो उनको हमने छोड़ भी दिया है। वैसे बहुत ज़्यादा नहीं छोड़ा है, थोड़ा बहुत छोड़ा है। हम उन्हीं चीज़ों पे फोकस ज़्यादा करते हैं जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है या कहे कि एग्ज़ाम में आती हैं। ऐसा बेकार का जो कोई एग्ज़ाम में आता नहीं है तो उसको हम ज़्यादा यहाँ नहीं करते हैं। वैसे बुक वगैरह में नॉर्मली पढ़ लेते हैं, तो वैसा कोई ज़्यादा वो नहीं है इश्यू उसका। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो हमारा है गैसेज एक्सचेंज, यानी हमारा जो लंच है किस तरह से गैसों को एक्सचेंज करता है, किस तरह से एल्वोलाई के अंदर जो गैस होती हैं वो पहुंचती है। एल्वोलाई से जो है कि हमारे पल्मोनरी कैपिलरीज के अंदर उन गैसों का एक्सचेंज होता है। फिर इसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो ये पढ़ेंगे कि कैसे हमारे जब श्वास लेते हैं तो किस तरह के मूवमेंट हमारे थोरेसिक केज के अंदर पाए जाते हैं। फिर हम जो है ये पढ़ेंगे, इसके साथ हम देखेंगे कि एक मिनट में हम कितना लीटर वायु ले लेते हैं। पहले हमने बता दिया था एक श्वास में कितना लेते हैं, आज हम बताएंगे एक मिनट में कितना लीटर वायु ले लेते हैं, ठीक है ना। वो आज हम पढ़ाएंगे, ठीक है। तो आज हो जाइए तैयार, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए फटाफट। और अब हम हमारा जो टॉपिक है उसको स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो आज जो हमारा टॉपिक है गैसेज एक्सचेंज, यानी हिंदी में कहे तो गैसों का आदान प्रदान, ठीक है, आदान प्रदान, ठीक है, गैसों का आदान प्रदान। अब इस तरह गैसों का आदान प्रदान होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। अब देखिए, सबसे पहले हम गैस के बारे में लिख लेते हैं, कौन कौन सी गैस होती हैं और ये गैस होती कहाँ हैं। अब इन गैसेज में सबसे पहले हम एटमॉस्फेयर की बात करते हैं, वातावरण की बात करते हैं। तो आप सबको मालूम है कि वातावरण में मुख्य रूप से नाइट्रोजन होती है, फिर मात्रा ऑक्सीजन की आती है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य गैस। ये हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसके अंदर ये गैसों का जो है समूह पाया जाता है। अब इस गैसेज में, यानी इन गैसों के अंदर कौन गैस कितना % होती है और इनका क्या प्रेशर होता है, कितना प्रेशर इनका एटमॉस्फेरिक प्रेशर या कहे कि पार्शियल प्रेशर, यानी सब टोटल मिला के कितना होता है। जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का टोटल कितना होता है, और टोटल के बाद जब प्रत्येक पर्टिकुलर गैस का कितना पार्शियल प्रेशर होता है, इसी के बारे में पढ़ेंगे। और लंग्स तक कितना प्रेशर पहुंचता है, फिर वहां से एल्वोलाई में कितना प्रेशर पहुंचता है, इस तरह का ये हमारा टॉपिक है। अब देखिए, हमने बताया है गैसेज एक्सचेंज हमारा टॉपिक, यानी गैसों का आदान प्रदान। अब इनमें जब हम गैस की बात करते हैं तो एनवायरनमेंट के अंदर या कहे कि
एटमॉस्फेयर के अंदर हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर किनका? गैसों का। अब ये गैसों का एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है? 759 mmHg। ये हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। कितना? 759 जो है mmHg हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। यानी जो गैस वातावरण में पाई जाती हैं, जिनमें कौन कौन सी हैं? गैसेज, एक तरफ हम गैसेज लिख लेते हैं, और किस गैस का कितना परसेंटेज होता है वो लिख लेते हैं। परसेंटेज। अब परसेंटेज के बाद में प्रत्येक गैस का कितना पार्शियल प्रेशर होता है? पार्शियल प्रेशर। अब पार्शियल जो प्रेशर है, सबसे पहले हम बात करते हैं नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन, देखिए सबसे ज़्यादा यही गैस पाई जाती है। कितना परसेंट पाई जाती है? 78% पाया जाता है। कौन? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन कितना पाया जाता है? 78% पाया जाता है। और टोटल तो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है? 759 है। अब इसमें से 78% इसका निकालेंगे तो इसमें जो है पार्शियल का मतलब है हिस्सा। पार्शियल का मतलब क्या हो गया? हिस्सा। किसका हिस्सा? प्रेशर का। जो प्रेशर है टोटल, उसमें से इसका कितना हिस्सा है। तो नाइट्रोजन का टोटल में से कितना हिस्सा होता है? पार्शियल प्रेशर कितना होता है? 590 mmHg। प्रेशर को यहां किस में नापेंगे? mmHg में, है ना, इसमें मापेंगे। अब इसी तरह से जो दूसरा कौन सा गैस आता है हमारा? ऑक्सीजन की बात करते हैं। तो ऑक्सीजन जो है उसका कितना होता है? तो ऑक्सीजन परसेंटेज तो कितनी होती है? 21 होती है, जबकि इसका पार्शियल प्रेशर कितना होता है? 159 होता है। कितना होता है? 159 mmHg होता है। 159 mmHg होता है। इसी तरह से यदि हम आगे बढ़े तो आगे कौन सा हमारा गैस हो गया? जैसे CO2। अब CO2 की बात करें तो एनवायरनमेंट में 0.3% ये होती है। यानी ये अब 1% जो बचता है और उसमें लगभग सभी गैस जो है कि आ जाती है। तो इसका जो पार्शियल प्रेशर बहुत कम होता है। इसमें से जो बच रहा है वो निकाल लो 0.3 का। तो इस तरह से जो है ये हमारा गैसों का पार्शियल प्रेशर होता है। और या हम जो पार्शियल प्रेशर के बाद में जो हम बात करेंगे वो आगे देखिए किस तरह से जो ये प्रेशर होता है वो हमारे एल्वोलाई तक पहुंचता है, किस तरह से लंग्स में पहुंचता है, इनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो ये हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया। किस किस का हो गया? जो हमारा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का हो गया। एक होता है पार्शियल ग्रेडियंट। पार्शियल ग्रेडियंट यानी कितना प्रेशर होगा तो कितना हमारे एल्वोलाई तक ऑक्सीजन पहुंचेगा और वहां से जो है हमारी कैपिलरीज तक पहुंचेगा। ठीक है ना। तो देखिए पार्शियल ग्रेडियंट का मतलब है डिफरेंट, किसी दो के बीच में। ठीक है ना, दो के बीच में। तो डिफरेंट या किस किस के बीच में याद करेंगे? एल्वोलाई और कैपिलरीज के अंदर। सब जानते हैं कि हमेशा प्रेशर जो होता है अधिक से निम्न की ओर जाता है। अधिक से निम्न की ओर जाता है। गैसों का प्रेशर होता है जहाँ गैस ज़्यादा है और जहाँ कम है उधर की ओर मूव करती है, भगती है। तो इसमें प्रेशर ग्रेडियंट की बात करें तो देखिए प्रेशर ग्रेडियंट में प्रेशर ग्रेडियंट की जब हम बात करते हैं तो इसमें क्या होता है? जैसे कि हमारा ये मान लीजिए हमारा
ये हमारा एल्वोलाई हो गया, ये एल्वोलाई डक्ट हो गई और ये हमारा एल्वोलाई हो गया। अब एल्वोलाई के नीचे क्या पाया जाता है? कैपिलरी बेड पाया जाता है, बहुत सारी कैपिलरीज होती हैं। अब ये जो कैपिलरीज हैं, अब जैसे मान के चलिए यहाँ पर हमारा ऑक्सीजन है, ठीक है, ये ऑक्सीजन है और ये कितना है, इसका प्रेशर मान लीजिए 1 है, 1 mmHg है भार यदि 1 mmHg है, कौन? पार्शियल प्रेशर किसका? ऑक्सीजन का। तो कितना ml ऑक्सीजन हमारे यहाँ पर यानी कि जो है हमारे कैपिलरीज में आ सकती है, यदि इसका और इसका डिफरेंट कितना है? 1 mmHg। तो यहाँ इस समय कितना ऑक्सीजन यहाँ तक पहुँच सकती है, यानी एल्वोलाई और कैपिलरीज का प्रेशर का अंतर डिफरेंट केवल 1 mmHg है। तो कितना ऑक्सीजन यहाँ पहुँच सकती है? तो यहाँ ऑक्सीजन पहुँच सकती है 21 ml। कितना? 21 ml। यदि डिफरेंट दोनों के प्रेशर में कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। O2 का एल्वोलाई और कैपिलरीज के बीच में जो पार्शियल प्रेशर है वो 1% भी आता है, यानी 1 का अंतर आता है। 1 mmHg का यदि अंतर होता है किस किस में? एल्वोलाई हुआ और कैपिलरीज, तो 1 का डिफरेंट आने पर 21 ml ऑक्सीजन आ सकती है। किसमें? कैपिलरीज में। कहाँ से? एल्वोलाई से, ठीक है ना। यदि 1 का डिफरेंट है तो 21% ml ऑक्सीजन हमारी कैपिलरीज में आ जाएगी। कहाँ से? एल्वोलाई से। अब देख लीजिए इसका जो है कितना डिफरेंट होता है और कितनी ऑक्सीजन आती है, उसको अभी हम जस्ट बता रहे हैं। यदि ये होता है पार्शियल ग्रेडियंट, यानी कितना उसमें डिफरेंट है। तो यहाँ 1 का डिफरेंट है यदि, तो कितना ml ऑक्सीजन आ जाएगी? 21 ml। किसके डिफरेंट किस किस के प्रेशर में है? एल्वोलाई और कैपिलरीज के प्रेशर में। इन दोनों के प्रेशर में यदि 1 mmHg का डिफरेंट है तो कितना एल्वोलाई से कैपिलरी में कितना ऑक्सीजन आ जाएगा? 21 ml आ जाएगा, ठीक है। 1 का डिफरेंट है। तो कब? ऑक्सीजन की जब हम बात करेंगे। तो यदि कार्बन डाइऑक्साइड की बात करेंगे तो यदि कार्बन डाइऑक्साइड यहां इसमें यानी कैपिलरीज में और एल्वोलाई में, इन दोनों में यदि डिफरेंट, देखिए ऑक्सीजन ऊपर से नीचे की ओर आएगी और कार्बन डाइऑक्साइड क्या यहाँ कैपिलरीज से एल्वोलाई की ओर जाएगी, ठीक है ना। तो इसका थोड़ा सा देख लीजिए, कैपिलरीज से कार्बन डाइऑक्साइड एल्वोलाई में जाएगी और ऑक्सीजन एल्वोलाई से कैपिलरीज की ओर आएगी। तो इन दोनों का यदि डिफरेंट 1 होता है, किस किस के प्रेशर में? कैपिलरीज और एल्वोलाई। किसकी बात कर रहे हैं हम? CO2 की बात करते हैं। यदि CO2 की बात करते हैं तब कैपिलरीज और एल्वोलाई के प्रेशर में यदि डिफरेंट 1 का आता है तो ऐसे समय में कितना प्रेशर जो है इसमें हो जाएगा? इस समय जो प्रेशर होगा, इस समय जो प्रेशर होगा कितना होगा? इस समय 400 ml का प्रेशर जो है 400 ml क्या निकल जाएगी? कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगी। कहां से? कैपिलरी से एल्वोलाई की ओर चले जाएगी। कितनी? 400 ml, ठीक है। यदि इनका कार्बन डाइऑक्साइड का कैपिलरीज और एल्वोलाई के बीच में जो प्रेशर का अंतर है वो 1 होगा, तो कितनी? 400 ml। अब इसी तरह से हम आगे बढ़ते हैं। ये हमारा जो है कि दोनों के बीच में जो डिफरेंट होता है उसको पार्शियल ग्रेडियंट कहते हैं। और पार्शियल ग्रेडियंट जो है किस किस के बीच में होता है? ऑक्सीजन के जब बात करेंगे, ऑक्सीजन की बात करेंगे तो एल्वोलाई और कैपिलरीज में, और
जब कार्बन डाइऑक्साइड की हम बात करेंगे तो किस किस के बीच में, वही हमारा जो कैपिलरीज है और एल्वोलाई है। यानी हमेशा आप सब जानते हैं कि जब हम ऑक्सीजन का बात करेंगे तो ऑक्सीजन एल्वोलाई से कैपिलरीज की ओर आती है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड कैपिलरीज से एल्वोलाई की ओर जाती है, ठीक है ना। तो इन दोनों का डिफरेंट, यानी कि जो है कैपिलरीज और एल्वोलाई के अंदर यदि CO2 में एक का अंतर है डिफरेंट में, यानी कि जो है पार्शियल प्रेशर में एक का डिफरेंट है, तो 400 ml कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगी। यदि ऑक्सीजन का एल्वोलाई और कैपिलरीज के प्रेशर में एक का अंतर है तो 21 ml ऑक्सीजन कैपिलरीज में आ जाएगी। तो ये इसका होता है पार्शियल ग्रेडियंट। थोड़ा सा ये टॉपिक कठिन है, पर ऐसा नहीं समझे कि जो है कि कठिन है तो छोड़ दे, इसको पढ़ लीजिए, बहुत काम का है। वैसे इसमें एक क्वेश्चन अक्सर जो आता है वो यही आता है कि एटमॉस्फेयर का कितना पार्शियल प्रेशर होता है। एक तो ये क्वेश्चन बनता है ना। दूसरा क्वेश्चन इसमें बनता है कि ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना होता है। तो 155 से लेकर 159 तक जो भी बीच में आता है तो वो आंसर सही है ना। तो कई जगह 155 भी आपको मिलता है तो वो भी आंसर ठीक है ना। मैं क्योंकि आसपास होता है तो कई बार ऐसा मान लीजिए। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि जो है कि एल्वोलाई और कैपिलरीज के बीच में जो पार्शियल प्रेशर है उसका एक अंतर है, यानी उनके बीच का डिफरेंट एक है, तो कितना जो है ऑक्सीजन एल्वोलाई से कैपिलरीज में जाएगी तो कितना जाएगी, 21 ml जाएगी। यदि कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर कैपिलरीज और एल्वोलाई के अंदर यदि एक है तो वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड कैपिलरीज से जो है एल्वोलाई की ओर कितना पर चले जाएगी, 400 ml चले जाएगी। यानी दोनों का ये डिफरेंट इस तरह से है, इसको कहते हैं पार्शियल ग्रेडियंट। अब हम आगे बढ़ते हैं कि किस तरह से हमारी ऑक्सीजन है जो है उसका एक्सचेंज होता है, यानी किस तरह से जो है ऑक्सीजन हमारे एल्वोलाई में आती है और एल्वोलाई से किस तरह से कैपिलरीज के अंदर जाती है और कितना जाती है। आप जो है कि देखिए अभी आप पहले जो पढ़ाए हैं लंग्स और ये, तो उस समय कुछ बातें जो थी वहाँ की वो बता दी हैं कि कितना किस तरह से आती हैं। देखिए ये हमारा एल्वोलाई हो गया, ठीक है, ये हमारा एल्वोलाई हो गया। और मान लीजिए ये हमारा क्या है, ये हमारा कैपिलरीज हो गई। कैपिलरीज लगभग 300 मिलियंस के 3000 मिलियंस के लगभग जो है हमारे कैपिलरीज होती हैं। और इन 300 मिलियन जो कैपिलरीज हैं इनमें जो है यहाँ पर कहाँ पर केवल हमारे जो एल्वोलाई का जो बेड होता है इस जगह ना इतनी पाई जाती है कैपिलरीज। बाकी शरीर में और जगह जो हैं वो उनकी बात अलग है, केवल यहाँ इतनी पाई जाती है, ठीक है। अब ये हमारा एल्वोलाई हो गया और ये हमारा जो है कैपिलरीज हो गई। अब एल्वोलाई और कैपिलरीज की जब हम बात कर रहे हैं यहाँ, तो ये अभी हमने बताया यहाँ O2 का पार्शियल प्रेशर कितना होता है, O2 का जो पार्शियल कितना होता है O2 का पार्शियल प्रेशर, अरे बताया ना 159, यहाँ लिख देते हैं ना 159, ठीक है, mmHg होता है, ठीक है ना, 159 mmHg होता है। यदि ये जो 159 ये तो किसका है, O2 का पार्शियल प्रेशर, कहाँ पर, ये एनवायरमेंट के अंदर है या कहे कि एटमॉस्फेयर में है। ये प्रेशर O2 का पार्शियल प्रेशर 159 mmHg कहाँ पर है, एटमॉस्फेयर में है। पर हमारी एल्वोलाई का कितना होता है, O2 का पार्शियल जो प्रेशर है वो हमारे एल्वोलाई में कितना होता है। तो हमारी जो एल्वोलाई है उसमें 104 होता है, कितना, 104 mmHg होता है। कहाँ पर, एल्वोलाई में।
तो देखिए अब एटमॉस्फेयर में 159 है, जबकि हमारे एल्वोलाई में कितना है 104, यानी 104 है और 159 यहाँ है। इस तरह से जो है लगभग जब हम बात करते हैं दोनों का अंतर कितना आ गया 55। ठीक है, अब आप एक जो है कैलकुलेट कर सकते हैं, जब एक का डिफरेंट होता है तो 21 ml ऑक्सीजन आती है। जब एक का डिफरेंट होता है तो 55 का डिफरेंट है तो 55 को 21 से गुणा कर लो। ठीक है, कितना अब ml ऑक्सीजन हमारे अंदर जो कैपिलरीज है उनमें एंट्री करती है ये मालूम लग जाएगा। ठीक है ना, जब एक का डिफरेंट है तो 21 आती है, तो 55 का डिफरेंट है तो टोटल कितनी आएगी। ठीक है ना, तो इस तरह से हम ज्ञात इसको कर सकते हैं। तो अभी हम बात कर रहे थे, ये तो हो गया एल्वोलाई का। ठीक है, ये किसका हो गया, ये हमारा एल्वोलाई का प्रेशर हो गया कितना जो है 104 mmHg पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का, किसके अंदर एल्वोलाई के अंदर। एटमॉस्फेयर के अंदर कितना होता है 159 होता है, कितना होता है 159, जबकि एल्वोलाई में कितना होता है 104 होता है, 104 होता है। इसी तरह से अब जब हम बात करते हैं, ये हमारी कैपिलरीज है, ये कैपिलरीज है। अब जब हमारे एल्वोलाई में 104 है तो कैपिलरीज में कितना होता है, तो देखिए कैपिलरीज जो है उसकी दो साइट होती है, एक तो ऑक्सीजनेटेड और एक डीऑक्सीजनेट साइड। कैपिलरीज क्या है, एल्वोलाई और जो हमारी ये जो एल्वोलाई के चारों तरफ पाई जा रही है, यहाँ पर बाकी और जगह भी पाई जाती है कैपिलरीज, ऐसा नहीं है कि एल्वोलाई में पाई जाती है। जो आर्टरी और वेन या आर्ट्रियोल्स और वेन्यूल्स आपस में जहां मिलते हैं वहीं छोटी छोटी क्या बनती है कैपिलरीज बनती है। तो एक साइड ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, दूसरी साइड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। तो ये मान लीजिए ऑक्सीजनेटेड साइड है, एक ऑक्सीजनेटेड साइड हो गई और एक डीऑक्सीजनेटेड साइड, डीऑक्सीजनेटेड नेटेड। अब दोनों तरफ पार्शियल प्रेशर अलग अलग होगा। ठीक है ना, अब सबसे पहले हम डीऑक्सीजनेटेड जो साइट है उसकी तरफ देखते हैं। तो यहाँ पर कैपिलरीज का जो पार्शियल प्रेशर होता है 40 mmHg होता है। ठीक है ना, कैपिलरीज में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर। अब कहोगे सर यहाँ ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर थोड़ी ना होगा डीऑक्सीजनेटेड, अरे भाई होता है। ऐसा नहीं है कि कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर ऑक्सीजन नहीं है, उसमें भी ऑक्सीजन है। ठीक है ना, तो इसलिए ही यहाँ पर ऑक्सीजन का भी पार्शियल प्रेशर होता है। ठीक है, अब इसी तरह से जो है ये O2 जब यहाँ आएगी, किस में कैपिलरीज में आएगी, तो यहाँ कैपिलरीज का जो ऑक्सीजनेटेड साइड जो है उसकी तरफ कितना पार्शियल प्रेशर होता है 95 जो है mmHg पार्शियल प्रेशर इसका होता है। कौन सी साइड, ऑक्सीजनेटेड साइड कितना होता है पार्शियल प्रेशर, तो ऑक्सीजनेटेड साइड जो पार्शियल प्रेशर होता है 95 mmHg होता है। अब कितने का अंतर हो गया दोनों में, लगभग 9 का। तो जो है कि कितना यहां पर ऑक्सीजन आ सकता है। ठीक है, अब यहां ऑक्सीजन जो है का पार्शियल प्रेशर जो है या कितना ml यहां ऑक्सीजन आती है, तो यहां जब ऑक्सीजन की बात करते हैं वॉल्यूम की, तो यहां ऑक्सीजन का वॉल्यूम जो रहता है 19 ml परसेंटेज होता है। ऑक्सीजनेटेड साइड में कितना होता है 90 ml परसेंटेज होता है, जबकि अब ये यहाँ पार्शियल प्रेशर 95 mmHg होता है, जबकि वॉल्यूम कितना होता है ऑक्सीजन का यहाँ पर 90 ml होता है, और पार्शियल इसका प्रेशर कितना होता है 95 mmHg होता है।
अब होता कितना है अंतर और कितना जो है इसमें ऑक्सीजन आ रहा है देख लीजिए। अब 95 mmHg वो हमने जो बताया था उसका मतलब ये था कि एक में अंतर इतना है तो इतना आ सकता है, ये बिल्कुल भी नहीं कहा है कि इतना ही आता है, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा उस शब्द पे कि ऐसा नहीं है कि हमने कहा है कि एक का अंतर है तो 21% ही आएगा, आ सकता है, यानी उसकी क्षमता है कि 21% आ सकता है, ठीक है ना। तो कहोगे सर एक में इतना आता है तो फिर सर इसका डिफरेंट है तो इतना आना चाहिए, ये नहीं है, आ सकता है, मतलब एक का डिफरेंट है तो अगर एक का डिफरेंट है तो इतना % आ सकता है, पर आता नहीं है, ध्यान दे लीजिए इस चीज़ का, नहीं तो फिर कहोगे सर आपने 21 बताया है और ये कैसे आपने सर 19 ml लिख दिया, ठीक है ना। तो ध्यान रख लीजिए यहाँ पर प्रेशर होता है 95 mmHg और इसका ऑक्सीजन का जो वैल्यू है या वॉल्यूम जो है वो कितना है 90 ml वॉल्यूम इसका होता है, 19 ml% यहाँ ऑक्सीजन का मात्रा पाया जाता है। कहाँ? ऑक्सीजनेटेड साइड में। कौन ऑक्सीजनेटेड साइड? कैपिलरीज की ऑक्सीजनेटेड जो साइड होती है उसकी तरफ 19 ml% वॉल्यूम ऑक्सीजन का पाया जाता है। अब देखिए यहाँ से ये ऑक्सीजन इधर गई, यहाँ से गई, फिर कैपिलरीज से ऑक्सीजन किस में चले जाएगी? सेल में चले जाएगी। जैसे मान लीजिए ये सेल है, इसमें ये ऑक्सीजन चले जाएगी, ये जैसे कि इसमें ऑक्सीजन जैसे ही गई सेल के अंदर, इसको कहेंगे सेल, ये क्या है? सेल है। और जैसे ही यहाँ सेल में जैसे ही ऑक्सीजन जाती है तो इस 19 में से 5% ऑक्सीजन जो है सेल अपने लिए रख लेती है। कितना? 5%, या कहे कि एब्जॉर्ब कर लेती है अपने कार्यों में, जो मेटाबॉलिज्म की प्रक्रिया होती है उसमें काम में ले लेती है। जो 19% आई थी उसमें से कितना %? केवल 5%, बाकी जो बचा है 14% उसको वापस किस में भेज देती है? जो 14% बची है उसको वापस किस में भेज देती है? आर्टरी के द्वारा ऑक्सीजन आया और अब ये किस में डाल देगी? यहाँ पर वापस वेन में डाल देगी। कितना? 14 ml%। ये वापस किस में डाल देगी? जो है कि जो कैपिलरीज का जो वेन वाला साइड होता है उस साइड में डाल देगी। अब जैसे ही यहाँ डालेगी तो यहाँ पर जो अब इसका पार्शियल प्रेशर हो जाएगा, वैसे अब ये डीऑक्सीजनेटेड हो गया, यानी कार्बन डाइऑक्साइड इसमें मिल गई। यहाँ से सेल से मेटाबॉलिज्म हुआ तो यहाँ पर तो ऑक्सीजन का मात्रा 14 ml रहा। अब पर इसका पार्शियल प्रेशर कितना हो जाएगा? पहले तो 95 mmHg था जब ऑक्सीजनेटेड ये केवल थी, अब ये घटकर पार्शियल प्रेशर जो घटकर कितना हो गया? ये 40 mmHg हो गया। कितना हो गया? 40 mmHg। और ये ml कितना % हो गई? यहाँ पर ऑक्सीजन कितना रह गई? 14 ml%, ठीक है। और ये भी किस फॉर्म में है? डीऑक्सीजनेटेड के फॉर्म में ऑक्सीजन, यानी कार्बन डाइऑक्साइड इसके अंदर मिला हुआ है, ठीक है ना। तो ये इस तरह से जो है फिर ये वापस कार्बन डाइऑक्साइड के यहाँ से जो है वापस ये बाहर की ओर निकल जाएगी। अभी जो बाहर की ओर निकलेगी तो हमने बताया था कि बाहर 1% का भी अंतर है तो कितना? 400 ml जो है कार्बन डाइऑक्साइड एक साथ निकल जाएगी, ठीक है ना। एक का डिफरेंट भी है तो यहाँ पर केवल यहाँ 0.3% हमारे पास बाहर की ओर होती है और ये अंदर से इतना प्रेशर है तो ये बाहर बहुत कम प्रेशर है, यहाँ ज़्यादा प्रेशर है, तो फटाफट जो है कि बाहर निकल जाएगी, ठीक है ना। इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड हमारे बॉडी के अंदर अगर बहुत मात्रा में भी, अभी तो कितनी बन रही है? 40 mmHg बन रही है
यदि इतना भी बन जाती है तो वो भी ऑक्सीजन को हमारा लंग्स जो है बाहर कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने की क्षमता रखता है। इतना हमारा लंग्स मजबूत है, यानी इतना जो है ml भी कार्बन डाइऑक्साइड बन गई तो उसको भी बाहर निकाल सकता है। ठीक है ना, इसका मतलब समझाने का ये है। तो क्वेश्चन ये क्वेश्चन बनता है यहाँ पर कि कार्बन डाइऑक्साइड ये सेल के द्वारा कुल कितना ऑक्सीजन का जो है एब्जॉर्बेशन किया जाता है। ठीक है ना, या मेटाबॉलिज्म में सेल काम में लेती है, तो कितना ml, 5 ml। ठीक है ना, तो ये 5 ml%, ऐसे याद रख लो इसको, 5 ml%। ये मात्रा जो है सेल के द्वारा ले लिया जाता है। और जब सेल के द्वारा 5 ml लिया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ 14 ml यहाँ इधर को वापस छोड़ दी जाती है। ठीक है ना, तो इस तरह से ये प्रक्रिया हमारे जो है एल्वेलाई और कैपिलरीज के अंदर चलती रहती है। और ये प्रक्रिया हमारे दिन रात ये ऑटोमेटिक ये प्रक्रिया होती है क्योंकि प्रेशर हमेशा लो की ओर बहता है, लो ग्रेडियंट की ओर बहता है हाई से। तो इस तरह से ये प्रक्रिया जो है बिना रुके बिना थके और ये चलती रहती है। अब यहाँ पर एक फ्रेनिक नर्व होती है, फ्रेनिक, ठीक है ना, फ्रेनिक नर्व, फ्रेनिक नर्व। और फ्रेनिक नर्व जो है ये हमारी C3 और C4 जो कौन है, C3 और C4, C का मतलब किससे है, जो हमारी वर्टिब्रा है ना, कौन सी वर्टिब्रा है। C3 का मतलब क्या हुआ, जो हमारी सर्वाइकल वर्टिब्रा, थोरेसिक वर्टिब्रा है ना, ये पढ़ाया नहीं है, आगे पढ़ाएंगे। तो जो सर्वाइकल वर्टिब्रा है 3rd और 4th, यहाँ से फ्रेनिक नर्व जो है निकल के आती है। और ये हमारा कहीं न कहीं जो वेंटिलेशन जो होता है, यहाँ पर हमारे ऑक्सीजन का गैस एक्सचेंज की प्रक्रिया है, श्वास लेने की प्रक्रिया है, उसको कहीं न कहीं जो है रेगुलेट करती है। जैसे ही ये हमारी फ्रेनिक नर्व है इसमें कोई डैमेज हो जाता है तो हमारा डायफ्राम और हमारे रेस्पिरेटरी मसल्स जो है काम करना बंद कर देती है, व्यक्ति की डेथ हो जाती है। और एक और थोड़ा सा हम बताना भूल गए, गैस एक्सचेंज में ही था कि यदि ये पार्शियल प्रेशर जो होता है, यही कारण होता है कि जो हाई एल्टीट्यूड वाले जो एरियाज होते हैं, यानी हिल वाले क्षेत्र, यानी पहाड़ी जो क्षेत्र होते हैं, वहाँ पर यदि कोई नॉर्मल एनवायरनमेंट का व्यक्ति चला जाता है वहाँ पर, तो उसको ऑक्सीजन लेने में दिक्कत आती है। उसका कारण क्या है, वो यही है कि उसका जो लंग्स है उस तरह से मैच्योर नहीं होता जो वहाँ के प्रेशर को सह सके। वो 1-2 दिन वहाँ पर रहता है तो फिर धीरे धीरे उसका जो लेवल उसी तरह से जो है उस एनवायरनमेंट के अनुसार एडजस्ट हो जाता है, तो उसके बाद उसको दिक्कत नहीं आती। पर जब तक वो एडजस्ट नहीं होता है तो उसको कहीं न कहीं हाइपोक्सिया हो जाता है। हाइपोक्सिया का मतलब है ऑक्सीजन का कमी, यानी कि सेल जो है उसको कहीं न कहीं ऑक्सीजन की मात्रा जो है कम मिल रही है, या कहे कि ऑक्सीजन उसको पूर्ण रूप से नहीं मिल रही। और ऐसी स्थिति जब आती है तो कहीं न कहीं उस व्यक्ति को जो है हाइपोक्सिया का शिकार होना पड़ता है। हाइपोक्सिया में अगर ज़्यादा हो गया तो व्यक्ति की डेथ भी हो सकती है, ऑक्सीजन की कमी की वजह से मर भी सकता है, खतरनाक है। अब हम थोड़ा सा इसमें देख लीजिए, हमारा उस दिन हम आपको एल्वेलाई और ये कैपिलरीज के बारे में जब पढ़ाए थे तो उस दिन भी थोड़ा सा बता दिए थे। वैसे देख लीजिए, इसमें ये हमारा जैसे कि ये हमारा हो गया, ये हमारा जो है एल्वेलाई हो गया, ठीक है ना, ये हमारा एल्वेलाई हो गया। इस तरह से एल्वेलाई होता है, जैसे
ग्रेप्स का यानी गुच्छा जो होता है, यानी अंगूर का जो गुच्छा होता है उसका समान इसकी आकृति होती है, अंगूर के जो गुच्छा है उसके आकार की। और ये लगभग कितने पाए जाते हैं, 300 मिलियन के करीब ये एल्वोलाइज पाई जाती है छोटी छोटी। तो ये इसके बारे में हम बता दी हैं। वैसे अब इसके ऊपर एल्वोलाई सेक होता है, ये हमारा एल्वोलाई हो गया, ये ऊपर वाला एल्वोलाई का सेक हो गया, ये एल्वोलाई की डक्ट हो गई, ये डक्ट हो गई है ना। अब यहाँ जो हमारा पोर्शन है केवल ये वाला, यही कहीं न कहीं, और नीचे जो कैपिलरीज हैं है ना, ये जो कैपिलरीज हैं, ये इस तरह से जो कैपिलरीज होती हैं, इनमें ही ऑक्सीजन का या कहे कि पूरा गैसों का जो एक्सचेंज होता है, और यहीं एल्वोलाई और ये कैपिलरीज जो हैं एल्वोलाई और कैपिलरीज में ही होता है। और इसी को जो है मेन यूनिट कहा जाता है, किसको, एल्वोलाई को, किसका, गैस एक्सचेंज का। ठीक है, जिस तरह से किडनी का फंक्शनल यूनिट नेफ्रॉन होता है, उसी तरह हमारा श्वसन तंत्र या कहे कि श्वसन अंगों का जो फंक्शनल यूनिट है वो कौन है, एल्वोलाई है। ठीक है ना, तो एल्वोलाई जो है यही ऑक्सीजन का आदान प्रदान, कार्बन डाइऑक्साइड को निकालना, ऑक्सीजन को लेना, यही काम करता है कौन, एल्वोलाई। और यहाँ पर कितना ml जो हम ऑक्सीजन लेते हैं, जैसे एक श्वास लेते हैं तो कितना लेते हैं, उस दिन बताया था 500 ml, कितना लेते हैं, 500 ml, एक श्वास में 500 ml लेते हैं। तो केवल यहाँ यानी नाक से, नोज से लेकर ये जो एल्वोलाई डक्ट के ऊपर का यहाँ तक का जो हिस्सा है, यहाँ तक लगभग 150 ml वायु हमेशा इसमें भरी रहती है। तो ये कोई भी तरह का यहाँ पर आदान प्रदान नहीं होता, यानी गैसों का एक्सचेंज नहीं होता। इसलिए इस क्षेत्र को नाक से लेकर और ये एल्वोलाई तक का जो क्षेत्र है, इसको यहाँ पर नो एक्सचेंज ऑफ गैस है ना, नो एक्सचेंज ऑफ गैसेज, यानी गैसों का यहाँ आदान प्रदान नहीं होता, और नहीं होता इसलिए इसको एनाटॉमिकल डेड स्पेस इसको कहा जाता है। एनाटॉमिकल डेड स्पेस किसको, नाक से लेकर एल्वोलाई डक्ट से ऊपर का जो भाग है उसको एनाटॉमिकल डेड स्पेस कहा जाता है। और इसमें जो 500 ml हम ऑक्सीजन को सामान्य रूप से जो एक श्वास में लेते हैं 500 ml, उसमें से 150 ml नाक से लेकर यहाँ तक रहती है, केवल जो है 150। ठीक है ना, और यहाँ एल्वोलाई डक्ट के बाद एल्वोलाई सेक और ये हमारी कैपिलरीज जो है, यहाँ पर 350 ml ऑक्सीजन यहाँ पर पाई जाती है। अब 350 ml ऑक्सीजन जो है यही एक्सचेंज आपस में जो होता है उसमें काम आती है। तो ध्यान दीजिए, अगर कोई क्वेश्चन ये पूछ ले कि हम टोटल जो गैसों का जो पल्मोनरी वेंटिलेशन जो है वो कितना होता है, पल्मोनरी वेंटिलेशन है ना, इस तरह इसको कहते हैं पल्मोनरी वेंटिलेशन, यानी हमारे कैपिलरीज के द्वारा जो है 1 मिनट में है ना, कि हम 1 मिनट में श्वास कितने लेते हैं, 16, और कई जगह बुक में 12 भी दे रखा है, तो 12 से 16 इसको मान लेते हैं। तो देखिए, जब एक ब्रीथ करते हैं, एक श्वास लेते हैं तो उसमें हम 500 लेते हैं, कितना लेते हैं, 500, या इसको ऐसे लिख सकते हैं, जिसको क्या कहते हैं, टाइडल वॉल्यूम। एक श्वास जो लेते हैं उसको क्या बोलते हैं, टाइडल वॉल्यूम बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, टाइडल वॉल्यूम बोलते हैं। अब टाइडल वॉल्यूम बोलते हैं, और 1 मिनट में कितना बार श्वास लेते हैं, 16 बार लेते हैं, तो उसको क्या बोल देंगे, रेस्पिरेटरी रेट, या रेस्पिरेशन है ना, ब्रीथिंग करना, ठीक है ना, श्वास लेना।
आर आर, रेस्पिरेटरी को किससे लिख सकते हैं, आर आर से लिखते हैं। टाइडल वॉल्यूम जैसे 500 ml है तो रेस्पिरेटरी रेट 16 हो गई 1 मिनट में, ठीक है ना। रेस्पिरेटरी रेट 1 मिनट में कितनी होती है, 16 होती है। तो लगभग हम 1 मिनट में कितना ml जो है वायु ले लेते हैं, तो कितना ले लेते हैं देखिए, यहाँ पर हम बात करेंगे तो 8000 ml के करीब ये आएगा, ठीक है ना। इतना हम पूरा 1 मिनट में वायु को जो है ले लेते हैं, ठीक है। 500 ml एक ब्रीथ में, और 1 मिनट के अंदर हम 16 बार ब्रीथ करते हैं, और 16 में जो है मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये जो 8000 के करीब ये आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से जो है हमारा वेंटिलेशन इसमें होता है। यदि हम केवल एल्वोलाई की बात करते हैं, ये तो हो गया टोटल, ये एनाटॉमिकल डेड स्पेस और ये एल्वोलाई, इन दोनों को मिलाकर हो गया 8000। तो अगर हम केवल और केवल किसकी बात करें, हम केवल और केवल यदि हम बात करें किसकी, एल्वोलाई या एल्वोलरी वेंटिलेशन, एल्वोलरी वेंटिलेशन, एल्वोलाई जो है केवल, उसकी हम केवल बात करें, एल्वोलाई वेंटिलेशन की यदि हम बात करें तो एल्वोलाई का जब वेंटिलेशन बात करेंगे तो देखिए टोटल कितना है, टाइडल वॉल्यूम कितना है, माइनस इसकी बात करेंगे तो इसको घटा देंगे, केवल इसका याद करेंगे तो इसको निकाल देंगे, इसको माइनस कर देंगे, ठीक है ना। माइनस किसका कर देंगे, एनाटॉमिकल डेड स्पेस, एनाटॉमिकल जो डेड स्पेस है उसको माइनस कर देंगे, और मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, वही रेस्पिरेटरी रेट से। तो टाइडल वॉल्यूम कितना था 500 ml, माइनस एनाटॉमिकल डेड स्पेस कितना है 150, और यहाँ अगर हम बात करेंगे 12 से 16 की हम बात कर लें, यानी 12 का निकालेंगे तो 12 का या 16 का, जो भी एग्जाम में पूछता है उस तरह से निकाल लेंगे। ये तो हुआ हमारा जो है आज का गैसों का जो एक्सचेंज किस प्रकार हमारे अंदर होता है, और कितना हम 1 मिनट में ब्रीथ या कितना ml जो है वायु हम ले रहे हैं, उसकी बात हो गई यहाँ पर, है ना। कितना हम जो है ले रहे हैं, और एल्वोलाई में कितना एक्सचेंज होता है, और फिर कैपिलरीज में कितना जाता है। देखिए कैपिलरीज में केवल ऑक्सीजन जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ प्रेशर ऑक्सीजन का कितना होता है, क्या होता है, वो सब बता दिए हैं। अब आगे बढ़ते हैं। जैसे ही हम बात करेंगे अब हमारा जो लंग्स है, इसमें मूवमेंट कैसे पाए जाएंगे जब हम श्वास लेंगे, तो किस किस तरह का थोरेसिक कैविटी जो है हमारी है उसमें मूवमेंट पाए जाते हैं। तो देखिए मूवमेंट की जब हम बात करते हैं तो कहीं न कहीं हमारा थोरेसिक केज आता है। थोरेसिक केज का जब हम बात कर रहे हैं तो देखिए मसल जो हमारी मसल्स है और उनकी बात करेंगे, कौन कौन सी मसल्स जो है रेस्पिरेशन में सहायता करती हैं, उन मसल्स का क्या नाम है। सबसे पहले हम उन मसल्स का बात कर लेते हैं। देखिए जब भी हम श्वास लेते हैं तो हमारी जो इंटरकोस्टल मसल्स होती हैं, यानी पसलियों के बीच की मसल, आप ऐसे याद रख सकते हैं इसको, इंटरकोस्टल। कोस्टल स्पेस किसको कहा जाता है, रिब केज की जो पसलियाँ है उनको ही। तो इनमें आपस में जो पसलियों के बीच में जो मसल है उनको ही हम इंटरकोस्टल मसल कहते हैं, है ना, ठीक है। इंटरकोस्टल या मसल्स ऑफ रेस्पिरेशन हमारा अगला टॉपिक है, जो है मसल्स ऑफ रेस्पिरेटरी या रेस्पिरेशन, ठीक है, कैसे भी लिख दो, रेस्पिरेटरी लिख दो, रेस्पिरेशन लिख दो, है ना। कौन कौन सी हमारी मसल्स होती है जो हमको रेस्पिरेशन यानी श्वसन में सहायता करती हैं या श्वसन में मदद करती हैं, जैसा भी है। अब देखिए सबसे पहले मसल्स जो होती हैं उनका नाम यहाँ क्या कहेंगे, उन मसल्स को कहेंगे इंटरकोस्टल मसल। क्या कहेंगे, इंटरकोस्टल मसल कहेंगे। अब ये इंटरकोस्टल मसल दो प्रकार की होती हैं।
कौन कौन सी दो प्रकार के, एक तो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल जो भार की तरफ होती है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल, ठीक है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। दूसरा है इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। एक तो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल हो गया, दूसरा इंटरनल इंटरकोस्टल मसल हो गया। ये दो तरह की जो मसल हैं, ठीक है ना, एक तो बाहर की ओर, एक अंदर की ओर। ये किस में पाई जाएगी, जो हमारी पसलियों के बीच में जो पाई जाएंगी मसल। दूसरा जो मसल्स होता है वो हमारा डायफ्राम, ये भी एक मसल ही है। इसके अलावा कुछ असेसरी मसल्स होती हैं, असेसरी सहायक मसल। ये दो तो मेन मसल हो गई, इंटरकोस्टल और डायफ्राम। और इंटरकोस्टल में भी एक्सटर्नल इंटरकोस्टल और इंटरनल इंटरकोस्टल, एक डायफ्राम। और तीसरा जो हमारा जो मसल्स होता है जिनको कहते हैं असेसरी। असेसरी मसल्स जो है उनमें कौन कौन सी आती है, तो देखो स्टर्नो यानी स्टर्नम से जो निकलती, ठीक है ना, ये हमारा स्टर्नम हो गया। और स्टर्नम से ऐसे करके जो निकलेंगे, देखिए ये जो अगर हम यहाँ पर छू के देखते हैं तो उभरा हुआ जो भाग सा दिखाई देता है, वो कौन सी है, स्टर्नो मसल है, जो स्टर्नम से निकलती है। स्टर्नो मस्टोइड जो हमारे ये प्रोसेस है, वहाँ तक ये मसल जो है कि इस तरह से जाती है, ठीक है। पीछे हमारा मैग्जिला का जो प्रोसेस होता है, यहाँ पे स्टर्नो जो है स्टर्नो क्लेइडोमस्टोइड, स्टर्नोक्लेडोमस्टोइड, इस तरह का जो ये मसल है, स्टर्नोक्लेइडोमस्टोइड, ठीक है, मस्टोइड, ठीक है, स्टर्नोक्लेडोमस्टोइड। एक मसल तो ये हो गई। दूसरा जो है हमारा स्क्लेनियस मसल्स हो गई। इसके अलावा जो हमारा मसल्स होता है एब्डोमिनल मसल्स, ये मसल्स जो हैं कहीं न कहीं हमारे श्वसन में ये सहायता करती हैं। साथ साथ में और भी होती हैं, जैसे कि हमारे जो ट्रिपेजियस है ना, ये मसल्स जो है पेक्टोरियलिस मेजर मसल्स हो गई, ये भी कहीं न कहीं जो है रेस्पिरेशन में हमको सहायता करती हैं। तो ये हो गया इंटरकोस्टल मसल, डायफ्राम, असेसरी मसल्स में स्टर्नोक्लेडोमस्टोइड हो गया, स्क्लेनियस हो गया, एब्डोमिनल मसल्स हो गया, ट्रेपेजियस हो गया, पेक्टोरियलिस मेजर हो गया। ये मसल जो है इनके रेस्पिरेशन में सहायता करती हैं। थोड़ा सा अब हम ये देख लेते हैं कि जो इंस्पायर करते हैं तो कौन कौन मसल सहायता करती हैं, और एक्सपायर करते हैं तो कौन सी मसल सहायता करती है। यानी श्वसन को लेने में कौन सी मसल सहायक है, और श्वास को छोड़ने में कौन सी मसल्स जो है सहायता करती हैं। तो देखिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कुछ मसल्स जो हैं उनका। तो सबसे पहले हम इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन दोनों का ही हम लिख लेते हैं कि कौन सी मसल किस में सहायता करेगी। तो देखो ये तो टोटल मसल्स हो गई, कौन कौन सी हैं पूछ लेता है एग्जाम में कि एग्जाम्पल देके कि कौन सी मसल जो है रेस्पायरेशन में सहायता नहीं करती है, ऐसे करके ना। तो वहाँ और मसल्स का नाम दे देगा, तो इनमें से है तो रेस्पिरेशन में सहायता करती है, इनमें से कोई नहीं है तो रेस्पिरेशन में सहायता वो नहीं करती, या उनका कोई रेस्पिरेशन में काम नहीं है। अब मसल्स का हम बात किए थे, तो इसमें हमने कुछ मसल्स को प्राइमरी कहा, यानी प्राइमरी में जो हमारा इंटरकोस्टल मसल और डायफ्राम आ गया, और असेसरी में जो है स्टेनोक्लेडोमास्टोइड, स्केलियनिस, ये सब आ गया, ठीक है ना।
अब इसी तरह से हम बात कर लेते हैं, एक तरफ तो मसल्स लिख लेते हैं और यहाँ पर लिख लेते हैं कौन सा रेस्पिरेशन, इंस्पिरेशन लिख लेते हैं, इंस्पिरेशन यानी श्वास को लेना और एक्सपायरेशन का मतलब श्वास को छोड़ना। ठीक है, इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन है ना, एक्सपिरेशन छोड़ना। अब इंस्पिरेशन यानी श्वास अंदर ले रहे हैं, तो देखिए बाहर की जो मसल है कहीं न कहीं एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल हमको मदद कर रही है। बाहर की जो मसल है, थोरेसिक केज ऐसे ऊपर की ओर उठ रहा है तो हमारा पूरा का पूरा थोरेसिक केज ऐसे बाहर की ओर हो रहा है, तो कहीं न कहीं बाहर वाली मसल हमको सहायता कर रही है। तो उस मसल्स का नाम क्या था, उस मसल्स का नाम अभी जो हम बताए थे, प्राइमरी मसल्स के अंदर ये मसल्स कैसी हैं, प्राइमरी हैं, प्राइमरी मसल। ठीक है ना, और प्राइमरी मसल्स में क्या नाम बताया था इंस्पायरेशन में, अभी बोला है आपको एक्सटर्नल एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। और दूसरा कौन करता है, दूसरा यहाँ हमारा डायफ्राम करता है। कौन करता है, डायफ्राम करता है। ठीक है ना, ये हमारा इंस्पिरेशन में सहायता करता है, जबकि एक्सपिरेशन में श्वास को छोड़ के देख लीजिए कौन सा सहायता कर रहा है। तो श्वास को छोड़ते हैं तो कौन कौन करता है, देखिए अब श्वास को छोड़ते हैं तो एक तो ये करेगा इंटरकोस्टल मसल, इंटरकोस्टल मसल्स। दूसरा कौन करेगा, हमारा एब्डोमिनल की मसल, जो एब्डोमिनल मसल्स, ये हमको कहीं न कहीं एक्सपिरेशन में सहायता करेगी। और इंस्पिरेशन में दूसरा कौन सा मसल्स करे, ये तो प्राइमरी मसल्स हो गई और ये असेसरी। तो असेसरी में एक्सपिरेशन करेंगे तो एब्डोमिनल मसल काम करेगी, और असेसरी में इंस्पिरेशन करेंगे तो कौन सी मसल्स काम करेगी, इससे अभी बताया था स्टर्नोक्लेइडोमास्टोइड। देखिए स्टर्नो यानी स्टर्नम, क्लेइडो ये हमारे क्लेविकल से स्टर्नम और क्लेविकल के यहाँ से निकल रही है। मस्टोइड प्रोसेस हमारा जो है मैग्जिला के पीछे वाला जो ये हिस्सा हो गया जहाँ से जुड़ती है मैग्जिला, तो स्टर्नो क्लेडोमास्टोइड मसल्स हो गए। दूसरा स्केलेनियस हो गया, स्केलेनियस हो गए। और थर्ड जो है हमारा कौन सा हो गया, ट्रेपेजियस हो गया, है ना, पेक्टोरियलिस मेजर हो गया, पेक्टोरियलिस। ये हमको जो है इंस्पायरेशन में सहायता करती है। तो देखिए ये हो गया हमारा कौन मसल हमको रेस्पायरेशन में सहायता करती है। अब वैसे ये कहाँ से इंसर्शन होता है, कहाँ तक ये जाती है, ओरिजिन और इंसर्शन जो है उसका कहीं न कहीं हम जब मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम पढ़ाएंगे तो वहाँ इसका सब कुछ डिटेल से उसका बता देंगे। केवल आज आप इतना याद रखो कि इस तरह की मसल्स होती है, ठीक है ना, कि स्टेनो जो है मस्टोइड कहाँ से निकलती है, कहाँ तक इंसर्शन होती है, वो सब बता देंगे। स्केलेनियस हो गया, पेक्टोरियलिस हो गया। अब थोड़ा सा और बचा है कि हम जब श्वास लेते हैं तो किस तरह के मूवमेंट होते हैं, ठीक है ना। तो जैसे हम ऐसे श्वास लेते हैं तो देखिए किस तरह से हमारा थोरेसिक केज है वो ऊपर की ओर आता है और बाहर की ओर आता है ना, ऊपर और बाहर की ओर, अपवर्ड फॉरवर्ड, है ना, इस तरह से ना। जैसे ये रूम है, रूम को
यदि आगे पीछे से ऐसे कर दी जाए तो एंटीरियर और पोस्टीरियर हो गया, बीच में इस तरह से कर दे ट्रांसफ़र हो गया, और ऊपर से इस तरह से अगर कुछ इसमें कुछ बदलाव करते तो वर्टिकल हो गया। तो इसी तरह से जब हम बात करते हैं तो इसमें क्या होगा, मूवमेंट का जब ये हमारे सेकंड और सिक्स जो हमारी रिब है, सेकंड और सिक्स जो रिब है, इसमें पंप हैंडल मूवमेंट इसमें पाया जाता है। देखिए दो मूवमेंट होते हैं, तो किस तरह के मूवमेंट हमारे श्वास लेते हैं तो किस तरह के मूवमेंट होते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो एक तो पंप हैंडल मूवमेंट हो गया, पंप हैंडल मूवमेंट, और दूसरा बकेट हैंडल मूवमेंट। यानी पंप हैंडल जो हमारा चापाकल या कहे कि हैंडपम्प जो होता है उसका उसको जब दबाते हैं तो पानी बाहर आता है, जैसे छोड़ देते हैं तो क्या होता है, आगे और ऐसे ऊपर की ओर उठता है ना, तो उसी को क्या कह देंगे, उसी को जो है अपवर्ड एंड फॉरवर्ड कहेंगे, उसी को कहेंगे अपवर्ड एंड फॉरवर्ड। अपवर्ड यानी ऊपर की ओर, फॉरवर्ड यानी जो है आगे से उठा हुआ है ना, उसको ही तो पंप हैंडल मूवमेंट। ठीक है, दो मूवमेंट पाए जाते हैं, हैंडल पंप हैंडल मूवमेंट। कौन कौन सी मसल, ये हमारी जो वर्टिब्रा हैं सेकंड से लेकर 6 जो वर्टिब्रा हैं कहीं न कहीं ये इसमें सहायता करती है पंप हैंडल मूवमेंट में। तो जैसे हम श्वास ले रहे हैं ऐसे, तो हमारा थोरेसिक केज क्या हो रहा है, अपवर्ड ऊपर की ओर और आगे की ऊपर और आगे इस तरह से उठ रहा है, यानी ये बाहर निकल रहा है और ऊपर हो रहा है ना, तो इसको कहेंगे अपवर्ड एंड फॉरवर्ड। ठीक है, ठीक है, इस तरह का मूवमेंट पाया जाता है। तो पंप हैंडल मूवमेंट हो गया। दूसरा जो है हमारी ये इधर साइड की जो मसल्स हैं वो इस तरह से, जैसे प्लास्टिक का बाल्टी होता है उसमें पानी भर दे और उसको जैसे उठाएंगे तो पानी की बाल्टी जो है दोनों तरफ से ऐसे पिचक जाएगी और बीच में से ऐसे हो जाएगी, तो उसी तरह का इसमें मूवमेंट होता है, इसलिए इसको बकेट हैंडल मूवमेंट के नाम से इसको जानते हैं। ठीक है, तो ये दो मूवमेंट है और इसी के साथ ये चैप्टर आज का फिनिश है। पूरा सिस्टम हम करा दिए, रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो अब देखिए आप लोग अच्छे से वीडियो को वॉच कीजिए, और समझ में नहीं आता है तो पूरा जो वीडियो है उनको आप देखिए, आपके पास बहुत अच्छा ऑप्शन है, जितने बार चाहो रिपीट कर कर के आप देख सकते हैं और अपना ज्ञान जो है वर्धन कर सकते हैं। जितनी बार चाहोगे अच्छे से समझना, उतने बार समझ पाओगे आप इसको। और उम्मीद करते हैं आप इसी तरह से प्यार बनाते रहिए, पढ़ते रहिए, एंजॉय कीजिए और जो है ज़िंदगी में आगे बढ़िए। अपने माँ बाप के सपने को साकार कीजिए। जिन्होंने आपको पढ़ने के लिए छोड़ रखा है, अपने बस पढ़िए और कुछ नहीं। ठीक है, थैंक यू दिस वाचिंग वीडियो, और इस सेशन को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।